एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं गौरव कुमार सिंह अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आइए अब डिस्कशन हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी रेगुलर शेप के लिए कैसे निकाला जाता है, और अगर वो शेप हमारा इरेगुलर हो तो उसके लिए कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है, और कब हमारा फ्लक्स नेगेटिव होता है, कब फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होता है, और कब फ्लक्स हमारा जीरो होता है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो गॉस का प्रमेय होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले के सारे वीडियो को आप लोग क्लियरली देखिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको गॉस का प्रमेय समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो पहले बेसिक जो भी वीडियो हम लोग बनाए हैं उसको आप लोग देखिए, समझिए, फिर इस वीडियो को आप लोग गहराई से देखिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं गॉस का प्रमेय। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे गॉस का प्रमेय आप लोगों को लिखा गया है, बताया गया है कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है। तो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत, यानी कोई बंद पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ से अभिलंबवत जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो अब कैसे इसको हम समझेंगे, तो देखिए कहता है कि कोई बंद पृष्ठ है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि यह हमारा कोई क्या है, बंद पृष्ठ है। अब इस बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अब हम सब सपोज कर लेंगे कि कोई हमारा पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। तो जब पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तो इस पृष्ठ के अंदर कहीं पर कोई स्थित पॉइंट क्या है, ओ है, और इस पॉइंट ओ पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू चार्ज रखा है, जो इस पृष्ठ के टोटल आवेश को दिखाता है। यानी इस पृष्ठ का जो टोटल आवेश होगा कितना होगा, क्यू होगा। और जब हम गॉस के प्रमेय से पढ़ेंगे तो जो इस पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कहा जाएगा कि इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 1/ε0। अब पिछले टॉपिक पे, पिछले वीडियो लेक्चर पे आप लोगों को बताया गया था कि इस फाई ई को, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि इस फाई ई को हम क्या कहते हैं, टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया हमारा क्या है, ए है, और इसमें हम डिफरेंशिएट किए थे किसको, डी फाई ई को किए थे। और जो डी फाई ई का मान निकला था हमारा, वह आया था फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए और वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी ए, ये फार्मूला आया था। यानी इस फाई ई के जगह पे हम इतना भी लिख सकते हैं। तो यह जो होगा यह बराबर, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी ए, और सरफेस इंटीग्रेशन हमारा क्या है, कैपिटल ए है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये तो हमने पीछे वीडियो में आप लोगों को बताया था कैसे हुआ है। तो अब क्या कहा जाएगा, जैसे यहाँ पे कहा गया ना कि कोई हमारा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, और इस पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु ओ है जहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज क्या रखे हैं, प्लस क्यू रखे हैं। तो अब कहा जाएगा इस प्लस क्यू से आर मीटर की दूरी पर, यानी प्लस क्यू से इस सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर हो जाएगा। ठीक, आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है हमारा, पी है, एक पॉइंट क्या है, पी है, जहां पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में
जब हम पढ़े थे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, आगे की ओर होगी। तो इसका हम डायरेक्शन आपको बना के दिखा देते हैं। यह जो होगा यह किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता देगा। क्लियर है। तो अब हम निकालेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, रूप में कि बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करो, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश प्लस Q के कारण, यानी बिंदु P पर जो हमारा इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वह कितना निकल के आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू चार्ज हमारा कितना है, Q है, और डिस्टेंस कितना है, R है। तो डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इतनी बात हमारे समझ में आ गई होगी कि कोई पृष्ठ है जिसका एरिया हमारा क्या है, A है, और इस पृष्ठ के अंदर कहीं पर किसी बिंदु O पर एक चार्ज हमारा रखा है प्लस Q, उस प्लस Q से इस सरफेस के किसी बिंदु P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो अब कहता है इस बिंदु P पर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना मतलब एक अल्पांश भाग लेते हैं। तो जब इसका हम अल्पांश भाग यहां से लेते हैं, जब हम इस पृष्ठ पर अल्पांश लिए तो इस पृष्ठ के लिए अब यहां से एक हमारा एंगल बनता है जिसको हमने बताया था सॉलिड एंगल, जिसको कहा गया था घन कोण। तो छोटे से भाग के लिए हो रहा है, तो यह एंगल जो होगा वह एंगल हमारा कितना हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तो अब कहता है इस पॉइंट P को हम केंद्र मानकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी एक अल्पांश भाग यहाँ पे हमको मिलता है। और इस अल्पांश भाग का जब हम कहेंगे कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के सीधे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो अगर यह सरफेस हमारा ऐसे रखा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका एरिया डायरेक्शन होगा। तो यानी अब यह जो डायरेक्शन बताएगा यह इसके एरिया डायरेक्शन को बताएगा, वेक्टर डीए को, और यही जो होगा इसका एकांक सदिश जो होगा यूनिट वेक्टर एन को बताएगा। और यह जो गॉसियन पृष्ठ मिला है, इस गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल हमारा कितना है, डी ए है। तो अब इतनी बात हमारे समझ में आ गई होगी कि इस सरफेस के अंदर किसी बिंदु P पर एक चार्ज लेते हैं, उस चार्ज से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P होती है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, निकाल लिया गया। अब कहा गया इस बिंदु P को हम सेंटर मान के एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, या फिर कह सकते हो कि आप इस पृष्ठ पर एक हमने अल्पांश भाग लिया। तो अब उस अल्पांश से हमने इस पर केंद्र O पर एक एंगल मिला जिसको डी ओमेगा कहा गया, जिसको हम लोग घन कोण कहते हैं। तो अब देखो यहाँ से अब इस पॉइंट पर हम लोग फिर से वही बात निकालेंगे। तो देखो ये जो एरिया इसका है बेटा ये डी है, क्लियर है। तो अब कहता है कि अगर हम इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करें तो यह एंगल हम मान लेते हैं कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, थीटा होगा। तो अब यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह हमारे दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। तो देखो अब यहाँ से हमारा एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, यह कितने का एंगल बनाता है, 90 का। देखो यह कितने का एंगल बना के चल रहा है, 90 का। तो यह जो लाइन होती है यह परपेंडिकुलर होती है, जो क्या बताती है, साइन थीटा, और यह जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, और यह क्या बताती है, कॉस थीटा। तो यह हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर रेखा कौन सी रेखा को डिवाइड किया है, वेक्टर ई को डिवाइड कर रहा है। यानी वेक्टर ई हमारे यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, यानी यह हमारा हो जाएगा ई कॉस थीटा और यह हमारा हो जाएगा ई साइन थीटा। तो हमने कहा था
इस रेखा से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। जिस प्लेन पे आपको फाइंड आउट करना रहता है उस प्लेन के एंगल की हम बात करते हैं। तो हमारा एंगल क्या निकल के आ रहा है, ई कॉस थीटा। तो अब इस प्लेन की हम बात नहीं करेंगे, ये बस आपको समझाने के लिए बताए हैं कैसे एंगल निकलता है। तो अब निकाला जाएगा, जैसे प्रीवियस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला गया था एक रेगुलर स्टेप के लिए कि किसी अल्पांश भाग का पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे। तो अब सेम कंडीशन, अब इस छोटे से भाग का हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो अब निकाला जाए क्षेत्रफल डीए के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो क्या कहा गया बेटा कि अब जो अल्पांश भाग हमारा है डीएस, अब उसके लिए हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो जो अल्पांश भाग डीएस है इसके लिए जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो वैद्युत फ्लक्स। तो अब इस क्षेत्रफल डीए के लिए हमारा जो एरिया वेक्टर है वो क्या हमारा वेक्टर डीए है। तो डीए के लिए वैद्युत फ्लक्स इसके एरिया वेक्टर डीए के कारण कहां निकाला जाएगा, बिंदु पी पर। तो कहां निकाला जाएगा, बिंदु पी पर। क्योंकि देखो इस एरिया डीए के लिए जो एरिया वेक्टर है क्या है, डी है। तो अब इस अल्पांश भाग पर हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो जब अल्पांश भाग पे वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे तो फार्मूला क्या निकल के आता है, देखिए जो अल्पांश भाग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करते तो क्या होता है, फाई ई होता है। तो अल्पांश भाग के लिए क्या हो जाएगा, डी फाई ई। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ई कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया ई कॉस थीटा। और क्या हमारा एरिया वेक्टर है, तो वेक्टर डी ए, ऐसे कर लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ए हो जाएगा। तो अब कहा जाएगा कि जो डी फाई ई होगा बराबर, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर लिया जाए, ई डी ए कॉस थीटा। तो कितना निकल के आ गया, इस छोटे से भाग के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया डी फाई ई, ये बराबर कितना आ गया, ई डी ए कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं कि अगर इसको हम बना ले बेटा क्या, इक्वेशन नंबर 2। तो जब इक्वेशन नंबर 2 बना लिए, देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमको ई का मान दिख रहा होगा। तो उस ई का मान हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो अब फिगर को हम इरेज करते हैं। फिगर तो समझ में आ गया होगा और इस वीडियो का नोट्स भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक ओपन करके वहां से देख सकते हैं। तो फिगर समझ में आ गया वो फिगर को हम इरेज करते हैं, या फिर अभी रहने देते हैं, हम इधर बता देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, डी फाई ई इक्वल टू डी ए कॉस थीटा और इनटू ई। अब यहाँ से लिखा जाएगा समीकरण 1 से ई का मान कहाँ रखा जाए, समीकरण 2 में रखने पर। तो बेटा जब समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा तब फार्मूला हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू, अब ई की जगह पे हम उतना रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इनटू क्या है हमारा, डी ए कॉस थीटा। तो डी ए कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 3। तो जब इक्वेशन नंबर 3 हमको मिल गया, ई का मान 2 में रखने पर हमको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर इनटू डी ए कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस डी फाई ई का हम क्या करते हैं, इस पूरे पृष्ठ के लिए हम अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो पूरे पृष्ठ के लिए जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो हम इस डी फाई ई का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्या होगा, तो अब इधर का हम एरिया इरेज करते हैं। अब इस समीकरण 3 का हम अब इस पूरे एरिया के लिए हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब क्या लिखा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ कौन सा पृष्ठ हमारा, ए है। तो संपूर्ण पृष्ठ ए के लिए कहां पे निकालना है, इस बिंदु पी पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ ए के लिए
बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। तो जब इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए इस बिंदु P पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो उस बिंदु P पर इस अल्पांश के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है समीकरण नंबर 3 में है। अब इसका अगर हम एरिया के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमको उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं कि इनका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, क्योंकि अब संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। तो अब फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन आर। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात की गई है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सर्किल लगा दिया है। तो अब किसका है, डी फाई ई का है। क्लियर है। अब डी फाई ई का हम क्या करते हैं, टोटल इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, उस पृष्ठ का संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उससे हम गॉस के प्रमेय को प्रूव कर देंगे। तो आइए अब देखते हैं आप ये। तो देखो फाई ई इक्वल टू इतना हो गया। तो अब बेटा यहाँ से फाई ई इक्वल टू, अब यहाँ से डी फाई ई का मान यहाँ से रखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। ये इतना मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब यहाँ से जो अचर क्वांटिटी होगी उसको बाहर करेंगे, जो चर होगा उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। तो देखो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एरिया के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एरिया के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम एरिया को रखेंगे, बाकी को हम बाहर कर देंगे। आइए अब देखते हैं। अब यह हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, देखो क्यू बाहर हो जाएगा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में जो हमारा हो जाएगा बच क्या जाएगा, डी ए कॉस थीटा और अपान आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में हमारा क्या बच गया, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो इसको हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। तो जब समीकरण 1 से समीकरण 2 में हम ई का मान रखें तो हमको इतना निकला। अब यहाँ अल्पांश के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो संपूर्ण के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसका हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालने के लिए हम उस छोटे से भाग का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए अब फाई ई इक्वल टू कितना गया, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो अब यहाँ लिखेंगे हम घन कोण की परिभाषा या उसके सूत्र से, घन कोण की परिभाषा या उसके सूत्र से। तो देखो हमने बताया था बेटा कि घन कोण ओमेगा बराबर क्या होता था, ए अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमने बताया था। तो अगर घन कोण हमारा अल्पांश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तो उसके लिए एरिया भी क्या होगा, हमारा छोटा होगा, एरिया भी कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। लेकिन अब यह डिस्टेंस तो परिवर्तन नहीं होगा, डिस्टेंस जो है हमारा वही रहेगा। तो अब कहता है, अब इस डीए का मतलब क्या है, अब इस भाग का क्षेत्रफल। तो अब इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल जो आता है उसको हम लिखेंगे डी ओमेगा। अब इस छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल आएगा बेटा वह आएगा डी ए कॉस थीटा। क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा, और अपन आर स्क्वायर है तो अपन आर स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 5। इस अल्पांश भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वह क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा, और अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। अब हम कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का। तो अब देखिए तो अब यहां से क्या जाएगा, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का कंपेयर करेंगे, यानी अब डी ए कॉस थीटा पर आर स्क्वायर के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि घन कोण की परिभाषा से और उसके सूत्र से हम इतना लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा किसका हो जाएगा, डी ओमेगा का हो जाएगा। यानी अब हम किसको रख देंगे, डी ओमेगा को रख देंगे। अब डी ओमेगा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उस संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारा घन कोण निकल के आ जाएगा, जिसको हम ओमेगा कहते थे। तो अब यहां से हो जाएगा
फाइव ई इज इक्वल टू, अब यहाँ से हो जाएगा बेटा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू, अब जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फार्मूला आपको बताया जाता था इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू एक्स के, यानी डी के साथ जो भी क्वांटिटी या जो भी राशि होगी वही उसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन। तो अब इस डी के साथ क्या जुड़ा है ओमेगा, तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे डी फाइव इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखो ओमेगा का मान हमने बताया था जब हम को डेराइव करवाया था, तो वहां पे आप लोगों को बताया गया था कि ओमेगा बराबर कितना होता है ए अपान आर स्क्वायर होता है, और यह जो ए बताया गया था यह गोले का क्षेत्रफल बताया गया था, तो गोले का क्षेत्रफल वहां पे बताया गया था 4 पाई आर स्क्वायर और अपान आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ था, ओमेगा का मान कितना आया था 4 पाई आया था, यानी यहाँ पे जो ओमेगा का मान हो जाएगा घनकोण का कितना हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई बेटा क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा फाइव ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमको क्या करना था डेराइव करना था कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का जो मान होता है वह 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के गुना के क्या होता है बराबर होता है, यानी पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश होंगे उन आवेशों का क्या होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब यहाँ से हमने गॉस थ्योरम को भी प्रूव कर दिया कि कैसे ये हुआ है। तो अगर इसमें कहीं कोई समस्या होती तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा, बिना किसी संकोच के आपको जरूर बताया जाएगा, लेकिन इतना इजी वे में बताया गया है तो अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको समझने से पहले मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसके पहले की वीडियो आप जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो अब इसके बाद से कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे गॉस का प्रमेय क्या केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए ही निश्चित होता है, तो नहीं, गॉस का प्रमेय पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के लिए संभव होता है। तो यहाँ पे हम जैसा कि फ्रेंड्स जो गॉस का नियम है वह गॉस का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है या उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको हम देख लेते हैं। जैसे पहला इसमें कहा गया है कि इस नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी आकृति आकार कैसा भी हो, शेप उसका कैसा भी हो, जैसे हमने शुरू में ही आपको बताया कि रेगुलर शेप के लिए और इरेगुलर शेप के लिए दोनों में वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, यानी उसमें भी हमारा ई ए कॉस थीटा आया था रेगुलर के लिए भी और इरेगुलर के लिए भी हमने ई ए कॉस थीटा कैलकुलेट किया था। तो कहता क्या है कि आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई पृष्ठ हमारा गोलीय है, अगर उसमें कोई आवेश हमारा रखा हो प्लस क्यू, अगर कोई आकृति हमारी ट्राइंगल टाइप की हो और उसके केंद्र पर भी हमारा क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर कह दिया जाए कि कोई ट्राइंगल ले लिया जाए और उसको कुछ इस शेप में रखा जाए, तो इसके केंद्र पर जो चार्ज होगा उसके लिए, या फिर कोई घन बना लिया जाए, इसके लिए, या फिर इसके लिए, यानी किसी भी शेप की हम बात करते हैं, तो वही बात में कहा है कि गॉस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से, इसके बंद पृष्ठ से, यानी जो भी सरफेस से बंद है, इससे जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है उसके आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता, यानी आकृति आकार कैसा भी हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहला केस हमारा ये होता है कि गॉस का नियम कि किसी भी शेप या किसी भी क्या कहते हैं आकृति और आकार पर निर्भर, शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता, यानी शेप और साइज कैसा भी हो उस पे गॉस का नियम फॉलो करता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा क्या कहता है कि गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के नियम का पालन करता है जो कूलॉम के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। तो कूलॉम का व्युत्क्रम नियम क्या बताया गया था आप लोगों को
कि F इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम लोग कूलॉम का नियम कहते थे, या फिर इसी को हम कहते थे कूलॉम के व्युत्क्रम नियम का फार्मूला कहते थे। तो गॉस का नियम इस क्षेत्र के लिए क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कूलॉम के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। थर्ड केस क्या कहता है, यदि सममित वस्तु में यह स्वरूप फलक हो और आवेश की हो तो इसके केंद्र पर स्थित प्रत्येक फलक से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा। अब कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में जो फलक है वो फलक हमारे एन टाइप के हैं, यानी एक न होकर एन प्रकार के हो, तब उसके लिए जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा, तो जो उसकी वैद्युत फ्लक्स होता है तो फाई ई अपान कितना हो जाता है एन। अब एन का मान 2 3 4 5 जैसे भी आपको देता है आप यहाँ पे एन का मान रखते जाएंगे, इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है एन इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एन का मान जैसे भी आपको देता है 2 3 4 2 फलक है 4 फलक है 5 फलक है, तो आप यहाँ पे उसको रखते जाइएगा और उससे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता जाएगा। तो जब भी हमारे एन प्रकार के फलक हो उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई अपान एन इक्वल टू क्यू अपान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एन इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है। अब चौथा पॉइंट इसका कहता है कि गॉस का प्रमेय प्लस तथा माइनस दोनों के लिए लागू होता है, यानी प्लस चार्ज के लिए भी हम इसको फॉलो करते हैं और माइनस चार्ज के लिए भी फॉलो करते हैं, यानी गॉस का नियम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए लागू होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके थे जिसको हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अब इतनी बात समझने के बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी शेप में, अब हम एक बात कर लेते हैं, जैसे हम इस शेप की बात करें, अब इस शेप में हमारे अगर चार्जेस Q1 हो प्लस Q2 हो माइनस Q3 हो प्लस Q4 हो Qn हो, तब कहा जाएगा कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब यह चार्जेस हमारे सारे शेप में आ सकते हैं, हम एक ही शेप की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी Q1 Q2 Q3 माइनस प्लस के साथ, यहाँ पे भी माइनस प्लस के साथ, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस। तो कहेगा कि गॉस के नियम से इस पर टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ वही है। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा है गॉस के नियम से कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला अभी हम लोग ने ड्राइव किया है। तो Q क्या होता था कि उस पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश था। अब इस पृष्ठ के अंदर स्थित कितने चार्जेस हमारे हैं, n प्रकार के हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस फाई ई इक्वल टू, अब कहां से शुरू है Q1 प्लस Q2 प्लस, अब तो यहाँ पे माइनस साइन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस सो ऑन, कहां तक हो जाएगा Qn तक हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यानी जितने भी अंदर चार्ज होंगे सारे चार्ज को हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद उसका 1/एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है। तो यानी चाहे एक चार्ज हो चाहे n चार्जेस हो, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से गॉस के प्रमेय से निकाल सकते हैं। अगर एक से अधिक चार्ज है तो सबको हम जोड़ लेंगे अभी से साइन, और उसके बाद से हम 1/एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। अब इतनी मेरी बात क्लियर होने के बाद अब एक छोटा सा और इसमें पार्ट है, उसको मैं आपको डिस्कशन करके बता देता हूँ। जैसे बेटा ये कहा गया है कि अभी हमने इरेगुलर शेप के लिए गॉस का प्रमेय प्रूव कर लिया है। अगर वही शेप हमारा कुछ रेगुलर टाइप का हो जाए तो हम क्या कहेंगे, तो अब देखो उसी को हम बता देते हैं सेकेंड टाइप से। सॉरी, जो सेकेंड टाइप से अब पढ़ेंगे बेटा हम, जैसे अब कह दिया जाए कि कोई रेगुलर साइड है तो ये हमारा हो गया कुछ रेगुलर शेप। अब कहता कि इस पे हमारा कोई पॉइंट है O, और उस पॉइंट O पर हमारे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q। तो अब इस प्लस के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होंगे, आउटवर्ड होंगे, यानी अब ये सब जो डायरेक्शन होंगे बेटा, ये सब डायरेक्शन किसको बताएंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बता देंगे। क्लियर है। तो ये सारे जो आउटवर्ड की तरफ लिखा है ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं। तो अब कहता है कि इस पॉइंट चार्ज से हम r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या करते हैं P
ले लेते हैं और इस पॉइंट पी पर जैसे पिछले केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वैसे अब यहाँ पे हम निकाल देंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट पी पे निकालना है, डिस्टेंस कितना है R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। अब कहता है इस पॉइंट पी पर अब हम एक क्या करते हैं, अल्पांश भाग ले लेते हैं और यह अल्पांश भाग कितना मान लिया गया dA, और इसका एरिया हमारा टोटल क्या था A था, तो अल्पांश भाग dA। अब देखो अब इस dA का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो आउटवर्ड होने का मतलब अगर यह डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, तो अब यही डायरेक्शन हमारा किसको बताएगा, इसका वेक्टर dA को बताएगा। यानी जो डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर होगा। यानी अगर हम यह प्लेन लेते हैं तो ये इसका परपेंडिकुलर, यह प्लेन लिए तो यह परपेंडिकुलर, यह लिए तो यह परपेंडिकुलर, यह लिए तो यह परपेंडिकुलर, यानी कहीं पे भी हम लेंगे तो वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही होगा। तो अब देखो क्या कहता है कि इस छोटे से भाग के लिए अगर हम निकालते हैं तो हमने फार्मूला पढ़ा है, देखो हमने फार्मूला पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यही ना पढ़ा गया बेटा। तो देखिए अब इस फाई ई की जगह पे हम वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर डी ए लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई ए कॉस थीटा। क्लियर है, क्या कहा गया है, ई ए कॉस थीटा। अब देखो बेटा कहा गया है कि जब फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो किसके लिए होता है, अल्पांश भाग के लिए। तो अल्पांश भाग का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बड़े वाले एरिया के लिए करेंगे। तो बड़ा एरिया हमारा कितना है, ए है, तो यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, ए लेके चले। अब देखो अब थीटा का मान यहाँ से निकाला जाए। देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही पॉइंट पे है, तो हमने बताया था कि इनके बीच का एंगल कितना बन जाता है 0। तो यहाँ पे जब cos 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा बेटा, अब हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, एरिया के रिस्पेक्ट में करना है। तो एरिया के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके अलावा जो होगा उसको हम बाहर कर देंगे। तो अब यहाँ से हो जाएगा ये इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू ई को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ से ई का मान हमको फाइंड आउट है, तो ई का मान यहाँ से रख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो 1 डी ए बराबर 1 के, तो इनटू कितना हो जाएगा 1 और 1 इसका क्षेत्रफल है, इस गोले का क्षेत्रफल है, और गोले का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्फीयर जो बताया गया था वह कितना बताया गया था, 4 पाई आर स्क्वायर बताया गया था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यह हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्या बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को क्या कहते हैं, हम फाई कहते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा फाई ई, और ये हमारा गॉस का प्रमेय था, इसी को आपको क्या करना था, प्रूफ था। तो अब हम दोनों आपको बता दिए हैं कि अगर रेगुलर साइड में हो तो हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस के प्रमेय से कैसे निकालेंगे, और अगर कोई इरेगुलर साइज का है तो उसका भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे गॉस के प्रमेय से। तो वो दोनों टॉपिक हमने आपको यहाँ पे डिस्कशन और प्रूव करके दिखा दिया। तो अब इतने बात में अगर कहीं से भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपकी मदद की जाएगी, बताया जाएगा। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, नोट्स पसंद आती हो, लेक्चर हमारे समझ में आते हो, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इसको अपने
दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो लोग भी अपनी पढ़ाई कर सके। और इस वीडियो का पीडीएफ बेटा है, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से लिंक ओपन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो। और तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद फिर नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात जल्दी करते हैं। गुड बाय, गुड डे, टेक केयर।